नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, संविधान की जो क्लास मैंने स्टार्ट की है उसका 7वां वीडियो आज लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, आज संविधान का भाग 4 पढ़ने वाले हैं हम, जिसमें हम अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का अध्ययन करेंगे। और साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर बस कर दीजिए। चलिए छात्रों, चलते हैं इस चैप्टर की ओर। साथियों, नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है और यह विशेषता साथियों जो है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो अर्थात नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। साथियों, भारत और आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि भारत और आयरलैंड के संविधान में ही ये विशेषता पाई जाती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में हैं और किसी देश के संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, इसलिए इन नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया। नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं जिनके पालन द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। यह देश में वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। साथियों, कल्याणकारी राज्य की जो भावना थी संविधान निर्माताओं के मन में, इसलिए यह चैप्टर भारतीय संविधान में लाया गया। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से नीति निर्देशक तत्वों का समावेश भारतीय संविधान में किया गया है। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में 3 बातें उल्लेखनीय हैं। पहली बात यह है कि इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। साथियों, जैसे मूल अधिकार पढ़े थे कल, तो उसमें ये बताया गया कि मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है, अर्थात मूल अधिकार न्याय योग्य हैं, उन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त है। उसी के सापेक्ष दूसरी तरफ विपरीत दिशा में देखें तो नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है, किंतु निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। और साथ में ये कहा गया है कि कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य के लिए ये प्रेरणा है कि राज्य जब भी कानून बनाए तो नीति निर्देशक तत्वों का समावेश उन कानूनों में करे। साथियों, अनुच्छेद 38 में कहा गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका डिटेल्स ऐसे रहेगा कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो। राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर तथा सुविधाओं की असमानता को समाप्त करने का प्रयास भी किया जाएगा। साथियों, ये जो है राज्य के लिए निर्देश मात्र हैं। ये राज्य द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं करवाए जा सकते, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते। ये राज्य के संसाधनों और उसकी आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। निर्देश दिया गया है कि राज्य जो है जब भी कानून बनाए तो इन नीति निर्देशक तत्वों को अपने कानूनों में समाहित करे और इनके आधार पर कानून बनाए। अनुच्छेद 39 में कहा गया है राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। तो साथियों, इस पॉइंट पर सरकारों द्वारा काम किया गया है, लगातार इस पर काम हो रहा है, चल भी रहा है और हुआ भी है कि राज्य जो है स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है और किया है। अभी तक काफ़ी सफलता भी इसमें मिल चुकी है। अगला है राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। और आगे बताया है कि राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। अगला पॉइंट बताया है राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। और आगे राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा।
अंतिम पॉइंट इसमें बताया है साथियों कि राज्य द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तथा उन्हें स्वतंत्रताओं और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी। इसके बाद साथियों आता है अनुच्छेद 39 का। ये एक नया अनुच्छेद है, ये मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसमें व्यवस्था क्या की गई है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान अनुच्छेद 39 का में किया गया है। इसमें बताया है कि राज्य यह प्रयत्न करेगा कि कानूनी तंत्र का संचालन इस प्रकार हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके तथा आर्थिक रूप से कमजोर या किसी अन्य प्रकार के निरयोग्य व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा जिससे कि वह न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। तो साथियों, सभी के लिए समान न्याय और निःशुल्क न्याय की व्यवस्था, विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 39 का में। इसे बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 कहता है साथियों, ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें उतने अधिकार और शक्ति प्रदान करेगा जितने से वह एक स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। साथियों, नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 40 में बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, परीक्षा में बहुत बार आया है ये। साथियों, नीति निर्देशक तत्वों के होने के बावजूद भी इस चैप्टर में ग्राम पंचायतों गठन के होने के बावजूद भी ग्राम पंचायतों का गठन भारत में बहुत देरी से हो पाया था, शुरुआत में नहीं हो पाया था। तो इससे ये रहता है कि ये राज्य की संसाधनों पर निर्भर करते हैं कि राज्य को ये नीति निर्देशक तत्व कब से लागू करने हैं। इसलिए कहा गया है कि ये न्याय योग्य नहीं है, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। साथियों, राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। अनुच्छेद 42 में कहा गया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य करेगा। आगे डिटेल पढ़ते हैं। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। तो साथियों, इन सभी अनुच्छेदों को लगातार सरकारें अप्लाई कर रही हैं, अमल में ला रही हैं और कानून जब भी बनाए जाते हैं तो सरकारों द्वारा इन अनुच्छेदों में जो चीज़ें दी गई हैं उनका ध्यान रखा जाता है। तो ये देखिए, प्रसूति सहायता उपबंध जो करने के लिए कहा गया है संविधान में, ये व्यवस्था भी कर दी गई है भारत सरकार द्वारा। और उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा भी एम्बुलेंस चलाई गई हैं जिनमें गर्भवती महिलाओं को प्रसूति सहायता के लिए तुरंत जो है एम्बुलेंस तैयार रहती हैं। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों का तात्पर्य जो खेतों में, इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी की व्यवस्था करने का प्रावधान अनुच्छेद 43 में किया गया है। कहा गया है राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके और अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सकें तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। इसके बाद ये नया अनुच्छेद है, अनुच्छेद 43 का। ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। जो कर्मचारी हैं, कामगार हैं, उनकी भागीदारी मैनेजमेंट कमेटी में करने को कहा गया है। जो इंडस्ट्री मैनेजमेंट होता है वहाँ उसमें भागीदारी के लिए प्रावधान किया गया है। कहा है राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों को भागीदारी बनाने के लिए कदम उठाएगा। अगला अनुच्छेद, ये भी नया अनुच्छेद है, बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों की अभिवृद्धि।
सहकारी समिति साथियों अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है उसमें संघ एवं संगठन बनाने का जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, उसके तहत ये सहकारी समितियां बनाई जाती हैं। ये ऐच्छिक संगठन होते हैं। इसमें कहा गया है राज्य सहकारी समितियों के ऐच्छिक संगठन, स्वायत्त कार्य संपादन, लोकतांत्रिक नियंत्रण या वृत्तिक प्रबंधन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। साथियों यह अनुच्छेद जो है 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया। यह सहकारी समितियों से संबंधित है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। साथियों पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है। कहा गया है राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। इसमें कहा गया है शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों को शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास राज्य करेगा। तो साथियों पूर्व में यहाँ जो मूल संविधान में जो अनुच्छेद 45 था उसमें कहा गया था कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। किंतु साथियों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इस निर्देशक तत्व को स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 का में इसको ले जाया गया के अंतर्गत मूल अधिकार की स्थिति प्रदान कर दी गई है। इसे अनुच्छेद 21 में ले जाकर प्रतिस्थापित किया गया है, वहाँ पर स्थापित किया है, वहाँ जाके इसे मूल अधिकार बना दिया गया है और इसके स्थान पर एक नया अनुच्छेद ला दिया गया जिसमें कहा गया है 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए व्यवस्था यहाँ की गई है। तो इसके स्थान पर उपयुक्त अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया गया है। तो साथियों कहने का तात्पर्य यह है अनुच्छेद 39 में जो 45 में जो पहले लिखा हुआ था 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, उसे अनुच्छेद 21 का में पहुंचा दिया और यहाँ पर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 47 में कहा गया है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 में कहा गया है राज्य कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रयत्न करेगा। साथियों देश के अंदर कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करेगा। इसके साथ ही अगला अनुच्छेद 48 का है जो ये बाद में जोड़ा गया है, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा राज्य करेगा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 में कहा गया है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करने का दायित्व राज्य का होगा। कहा है कि राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है उनके संरक्षण का प्रयत्न करेगा। इसी के तहत भारत में कई ऐतिहासिक इमारतें, कलात्मक चीज़ें और स्मारक जो हैं उनके संरक्षण के लिए बजट बनाया जाता है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, बहुत बार परीक्षा में आता रहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। साथियों राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, इनको आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बना लीजिए, आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही काम आने वाला है। अंतिम अनुच्छेद साथियों 51 है। इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा। इसमें पॉइंट बताए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए, इसके अलावा राष्ट्रों के आपसी व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाने का तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को
प्रोत्साहित करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।